सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। हम लोग आज पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख प्रकार तथा उस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रयुक्त होने वाले पिरामिडों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इस बात का मैं हमेशा सूचना देता हूँ, इसको आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी परीक्षा को क्रैक करना है तो जो इसके पहले की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, यानी रिपीटेड प्रश्न जो हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो आपको रिपीटेड प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान देना है। बेसिक आपको बहुत विशेष ध्यान देना है बेसिक प्रश्नों पर। तो जो वो गलत नहीं होंगे तो आप किसी भी परीक्षा को आपको क्रैक करने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इकोसिस्टम बोला जाता है। आप इसके पहले के वीडियो में देखे होंगे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इस शब्द का प्रयोग एजी टांसले महोदय ने 1935 यानी 1935 ईस्वी में किया हुआ था। पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? यह जैविक और अजैविक यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई एक रचना होती है, जिसमें ऊर्जा चक्र यानी ड्रिफ्ट ऑफ एनर्जी और भू रसायन चक्र यानी जियो केमिकल साइकिल, इन सब के द्वारा पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। और इसको हम लोग स्थलीय पारितंत्र में, जलीय पारितंत्र में और मानवीकृत पारितंत्र में डिवाइड करते हैं। तो स्थलीय पारितंत्र में वन हो गया, घास के मैदान हो गए, मरुस्थल हो गया। अब वनों में बहुत तरीके के वन होते हैं। भूमध्य रेखीय वन हो गया, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गए। तो अलग अलग तरीके के वन होते हैं और वनों में जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो तरीका निर्माण होता है वो डिफरेंट टाइप का होगा। घास के मैदान हो गए, जिसमें से सवाना घास के मैदान हो गए, स्टेपीज घास के मैदान हो गए, तो इनका पारितंत्र का सिस्टम अलग होगा। वैसे ही मरुस्थल हो गए, तो मरुस्थलों में हॉट मरुस्थल और कोल्ड मरुस्थल, ये दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब कोल्ड डिजर्ट और हॉट डिजर्ट, तो इनका पारितंत्र का सिस्टम अलग है। वैसे हम जलीय पारितंत्र में देखते हैं तो जलीय पारितंत्र में अलवणीय जल होता है और लवणीय जल। अलवणीय जल मतलब फ्रेश वाटर, जिसमें हम लोग तालाब को रखते हैं। पौंड हो गया तालाब, यानी झील हो गया लेक, नदियाँ हो गई रिवर्स। तो इनमें जो पारितंत्र बनता है वो अलवणीय जल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद लवणीय जल, जिसको हम लोग सैलाइन वाटर बोलते हैं, जैसे महासागर हो गया। महासागर के बारे में एक बात आपको और ध्यान रखना है कि पृथ्वी का सबसे अस्थायी पारितंत्र जो होता है वो महासागर होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जो महासागर है वो सबसे बड़ा पारितंत्र होता है। लेकिन पृथ्वी भी एक पारितंत्र, अगर ऑप्शन आपको दिया जा रहा है कि महासागर और पृथ्वी, तब आपको पृथ्वी करना, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र है। लेकिन जब जैवमंडल को शामिल कर देते हैं तो जैवमंडल एक पूरा पारितंत्र हो जाता है। तो लेकिन आपको डिपेंड करेगा किस प्रकार से प्रश्न आपको पूछा जाता है। लेकिन सबसे अस्थायी जो पारितंत्र होता है वो महासागरों का होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर ही भूमि है। तो सबसे अस्थायी पारितंत्र में महासागर को रखते हैं। फिर ज्वारनद मुख हो गया। ज्वारनद मुख मतलब एस्चुरीज हो गया। बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो डेल्टा ना बना करके डायरेक्ट वो एस्चुरीज बनाती हैं, तो वहाँ पे जो पारितंत्र विकसित होता है उसका टाइप अलग होता है। वैसे ही लवण युक्त झील, लवण युक्त झील मतलब जैसे कि आपको मृत सागर हो गया, लेक वन टर्की में हो गया, तो बहुत सारी ऐसे झीलें हो गई, सांभर झील हो गया, तो बहुत सारी झीलें हो गई। तो उसमें जो पारितंत्र का निर्माण होता है वो उसका टाइप अलग होता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जलीय पारितंत्र, जिसमें फ्रेश वाटर और सैलाइन वाटर इसको शामिल करते हैं, उसमें विभिन्न विभिन्न के कैटेगरीज होती हैं। फिर एक मानव के, जिसको आर्टिफिशियल या कृत्रिम पारितंत्र बोला जाता है, जैसे खेत हो गए, खेत में घास, धान का खेत हो गया, गेहूं का खेत हो गया, मतलब जितने भी फसल होते हैं उनके सब में खेतों के अलग तरीके के पारितंत्र निर्माण होंगे। कृषि कार्यों के अंतर्गत जो पारितंत्र बनेंगे। एक्वेरियम हो गया, आजकल लोग घरों में एक्वेरियम बनाते हैं, होटलों में आप देख सकते हैं, बड़े बड़े मॉल्स में रखे जाते हैं एक्वेरियम। तो उस एक्वेरियम का जो इकोलॉजी सिस्टम होता है वो तो अलग तरीके का होगा। अंतरिक्ष यान का पारितंत्र होता है। तो आपको ये टाइप्स आप ध्यान रखना है कि विभिन्न प्रकार के जो पारितंत्र होते हैं कौन कौन सी श्रेणियों में उसको डिवाइड किया जाता है। फिर उस पारितंत्र में जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट और अजैविक घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आता है। यहाँ बायोटिक लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है कि एबायोटिक कंपोनेंट्स है, अजैविक घटक। तो बायोटिक जो घटक होते हैं उसमें उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, इनको उपभोक्ता की श्रेणी के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। अब घटक जो सड़, मतलब जो उपभोक्ता है या उत्पादक है, जब ये सड़ गल जाता है या समाप्त हो जाता है, मर जाते हैं, उनको जो खाने वाले
छोटे छोटे जीव होते हैं उनको हम लोग अपघटक कहते हैं या डीकम्पोजर्स बोला जाता है। तो आगे हम लोग उसको देखेंगे। वैसे एबायोटिक कंपोनेंट में देखेंगे तो आप कार्बनिक घटक हो गया, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, अकार्बनिक घटक यानी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, और भौतिक घटक यानी फिजिकल कंपोनेंट। तो ये सब आपको अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कार्बनिक घटक में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, यूरिया, ये सब आएगा। इनऑर्गेनिक में अकार्बनिक में जल हो गया, वाटर, मृदा हो गया, आपको सॉइल, वायुमंडलीय गैसेस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब बहुत सारी गैसेस जो होती हैं उनको हम लोग अकार्बनिक घटकों में रखते हैं। खनिज हो गए बहुत विभिन्न प्रकार के, चट्टान हो गए, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब को हम लोग अकार्बनिक घटक की श्रेणी में रखते हैं। जब भौतिक घटक देखते हैं तो उसमें प्रकाश हो गया, तापमान, आर्द्रता, दाब, वायु, ये सब हमारे भौतिक घटक हैं जो कि पारितंत्र को प्रभावित करते हैं। तो एक पारितंत्र का निर्माण बायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। इसमें इसके अलावा भी हम बहुत सारी इनऑर्गेनिक या एबायोटिक कंपोनेंट उसमें शामिल कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि पारितंत्र में जो जैविक संगठनों का निर्माण होता है उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसको ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स यानी स्वपोषित और हेट्रोट्रॉपिक यानी परपोषित में रखते हैं। तो स्वपोषित मतलब जैसे नाम से स्व यानी खुद जो अपना भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा या रसायन संश्लेषण द्वारा, उसको हम लोग स्वपोषित कहते हैं। स्वपोषित या ऑटोट्रोपिक कहा जाता है। जैसे हरे पौधे हो गए, ये लोग सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन जो परपोषित होते हैं जैसे हेट्रोट्रॉपिक, तो वो हेट्रोट्रॉपिक जो है वो दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, अन्य पौधों या जीवों पर निर्भर होते हैं वे जीव जंतु, जिसे हम परपोषित घटक संगठक या हेट्रोट्रॉपिक कंपोनेंट्स कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं खाद्य श्रृंखला। अब खाद्य श्रृंखला अलग अलग तरीके, समुद्र में अलग बनेगा, तालाब का हो गया, फिर आप देखेंगे मैदानी क्षेत्रों में या डिजर्ट में, मरुस्थलीय क्षेत्र में या किसी पेड़ का, तो वो खाद्य श्रृंखला अलग अलग तरीके की होती है। तो खाद्य श्रृंखला में आप देखेंगे सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, घास स्थलीय पारितंत्र। घास का क्षेत्र है उसमें किस प्रकार का पारितंत्र विकसित हो सकता है। जैसे एक घास का क्षेत्र है तो उसमें घास जो हो गया वो मतलब उत्पादक के रूप में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि घास हमेशा सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो उसको हम लोग प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, यानी उत्पादक बोला जाता है। अब घास को खाने वाले, घास को कौन कौन खा सकता है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। जितने भी शाकाहारी जीव होंगे या छोटे से घास के मैदान, आप टिड्डा को भी रख सकते हैं। टिड्डा क्योंकि घास खाता है तो ये प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन घास को खाने वाले और भी होंगे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, शाकाहारी जो जीव हैं वो सभी प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत होंगे। उसके बाद हम लोग मेढक को देखते हैं तो मेढक द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है क्योंकि मेढक टिड्डे को खाएगा, ये सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। उसके बाद में मेढक को खाने वाला सर्प होता है और सर्प को हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर या तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि घास स्थलीय पारितंत्र में इस तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं। जीव जंतुओं का नाम चेंज हो सकता है, बस आपको डिपेंड करना है कि किस प्रकार के वहाँ पे प्रश्न पूछा गया आपको। तो घास ये देखना, टिड्डा, मेढक, सर्प। तो घास हो गया उत्पादक, टिड्डा हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता और सर्प यहाँ पे तृतीयक उपभोक्ता होगा। इसको उच्च मांसाहारी बोलेंगे हम लोग। आगे हम एक दूसरी तरीके का खाद्य श्रृंखला देख सकते हैं जिसमें जैसे घास का ही है तो घास को बकरी खा रही है, बकरी को बाघ खाता है। तो बाघ, बकरी यहाँ पे क्या है, शाकाहारी उपभोक्ता, लेकिन बकरी को मानव भी खाता है और बाघ भी खाता है। अगर यहाँ पे मानव होता तो मानव यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता और मांसाहारी आता, लेकिन मानव जो है घास भी खाता है। तो घास खाएगा तो मनुष्य सर्वाहारी यानी ओमनीवोरस भी कहलाएगा। तो आपको प्रश्न में किस प्रकार का पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब बाघ को मनुष्य नहीं खाएगा, बाघ को मनुष्य को बाघ खा सकता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना। तो बाघ वहाँ पर क्या हो जाएगा, उच्च मांसाहारी हो जाएगा, क्योंकि बाघ बकरी को भी खाएगा और मनुष्य को भी खाएगा। तो ये पलट भी सकता है, ऐसा नहीं है, बाघ के स्थान पे मनुष्य भी हो सकता है। अब बाघ को यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन जब वहाँ पे रखेंगे तो वहाँ पे शीर्ष या उच्च मांसाहारी होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं समुद्री खाद्य श्रृंखला में किस प्रकार का खाद्य श्रृंखला बनेगी। तो समुद्री जो खाद्य श्रृंखला है वहाँ पे जो स्वपोषी होगा, ऑटोट्रोपी होगा, जैसे जो प्लैंकटन वगैरह होते हैं, फाइटोप्लैंकटन,
तो उसको हम लोग डाइटम बोलते हैं। डाइटम को खाने वाले क्रस्टेशियाई होंगे, ये शाकाहारी उपभोक्ता यानी हर्बीवोरस कंज्यूमर कहलाते हैं। और क्रस्टेशियाई को खाने वाले हेरिंग कहलाते हैं, जिसको हम लोग मांसाहारी उपभोक्ता कहते हैं, कार्निवोरस कंज्यूमर। तो समुद्र में आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि समुद्र में जो स्वपोषी जीव होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो डाइटम कहलाता है। और शाकाहारी जो उनको खाने वाले हैं वो क्रस्टेशियाई, और जो उनको भी खाने वाले हैं मांसाहारी उपभोक्ता होगा वो हेरिंग कहलाएगा। आगे हम लोग फिर देखते हैं कि स्वपोषित पौधे, जैसे आप देख सकते हैं कि जितने भी हरे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति से अपने भोजन का निर्माण करते हैं वो सब स्वपोषित या ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन हो गया, जीवमंडल हो गया। अच्छा, फाइटोप्लैंक्टन को ध्यान रखना है आपको कि फाइटोप्लैंक्टन जो होता है यानी पादप प्लवक, वो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसके लिए उत्तरदायी होता है। फाइटोप्लैंक्टन ऑक्सीजन की मात्रा को डिपेंड करता है उन फाइटोप्लैंक्टन के माध्यम से। आगे एक अपघटक आप देखते हैं। अपघटक होता है कि जो जीव जंतु मर गए हैं या पेड़ पौधे सड़ गल गए हैं उनको समाप्त करके पुनः मिट्टी में जो मिलाने का काम करते हैं वो अपघटक कहलाते हैं, डीकम्पोजर। ये मृत कार्बनिक पदार्थों से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जिसमें चींटी, कौवा, चील, गिद्ध, जीवाणु, फफूंद इन सबको शामिल करते हैं। यानी जो सड़े गले भोजन होता है उससे या मृत जो जीव जंतु हैं उनसे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, वो अपघटक या डीकम्पोजर कहलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड होते हैं। तो पिरामिड जो है वो 3 तरीके का होगा, ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड और जीवभार का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब ऊर्जा का जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा एक दिशीय बनेगा। जैसे सूर्य की रोशनी से हरे पौधे जो हैं वो सूर्य की रोशनी से 1 लाख कैलोरी ऊर्जा लिए, तो वो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। मतलब पेड़ पौधे बड़े होंगे तो वो, लेकिन उन पेड़ पौधों को कौन खाएगा, शाकाहारी जीव, जिसको हर्बीवोरस बोलते हैं, या प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर। तो उन हरे पौधों को शाकाहारी जीव खाएंगे। अब शाकाहारी कौन खाएगा, मांसाहारी खाएगा। तो मांसाहारी खाएगा तो मांसाहारी से अब देखिए 1 लाख एनर्जी आई हरे पौधों को, इसका 10% गया कौन, शाकाहारी के पास में। तो अब शाकाहारी के पास 10% गया तो उस जो बचा उसका मान लीजिए 1 लाख सूर्य की एनर्जी चली कैलोरी, तो यहाँ पे आया पूरा 1 लाख हरे पौधे ले लिए। अब इसका 10% लेंगे कौन, शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव लिया 10% तो 10,000 बचेगा। अब इस शाकाहारी को मांसाहारी जीव ने खाया तो उसका 10% तो 100 बचेगा। देख लीजिएगा आप इसको करेक्ट करके। अब मांसाहारी को जो 10% खाएगा तो 10% उसका 1% बचेगा। तो उसके बाद में जो अपघटक है, अपघटक इनको खाएंगे तो एनर्जी का लेवल जो है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि अपघटक को इस खास श्रृंखला में नहीं रखा जाता है, वो अलग से दर्शाया जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आप संख्या कुछ भी रख सकते हैं, 1 लाख हो गया, 10 लाख हो, जिसमें आपको निकालना है तो उस हिसाब से वो डिपेंड करेगा। तो ये लिंडेमान ने 1942 ईस्वी में ऊर्जा के प्रवाह का जो 10% का नियम था दिया हुआ था। तो आपको यहाँ पे विशेष ये ध्यान रखना है कि अच्छा, हमेशा ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होगा, ऐसा नहीं है कि इधर भी घुमा दिए उधर भी घुमा दिए, यानी बहुदिशीय नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है वो एक दिशीय होता है, और ऐसा नियम लिंडेमान ने 1942 में दिया था। इसको 10% का नियम बोलते हैं। आगे फिर हम लोग देखते हैं संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड जो है वो डिपेंड करता है किस पारिस्थितिकी तंत्र का आप अध्ययन कर रहे हैं, घास के अध्ययन कर रहे हैं या किसी पेड़ पौधे का अध्ययन कर रहे हैं या आप समुद्र या तालाब में अध्ययन कर रहे हैं, तो वो संख्या के आधार पे डिपेंड करेगा। तो संख्या क्या है, जैसे मैदानी क्षेत्र पे आप देखेंगे किसी या जंगल का देखेंगे तो वहाँ पे जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगी उसका पिरामिड उससे सीधा बनेगा, लेकिन पेड़ पे, तालाब का, इन सब का जो संख्या का पिरामिड है वो उल्टा बनता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उत्पादक, उपभोक्ता और डीकम्पोजर, ये वो मात्रा के अनुसार डिपेंड करता है किसकी संख्या ज़्यादा है। आगे हम लोग देखते हैं जीवभार का पिरामिड। जैसे मान लीजिए जीवभार का पिरामिड है, आप किसी स्थल के जीव पिरामिड पे जीवभार को इंडिकेट करना है, तो हरे पेड़ पौधे क्या हैं, उनकी संख्या ज़्यादा रहती है, तो जब ज़्यादा रहेगी तो उनका वजन भी ज़्यादा रहेगा। इनको खाने वाले जो हैं भेड़ बकरी हो गए, गाय भैंस हो गया, मानव हो गया, तो इनसे संख्या उनकी कम रहेगी। तो इसलिए जीवभार में जो आधार का बेस रहेगा वो काफ़ी चौड़ा होता है, लेकिन जो प्राथमिक उपभोक्ता रहेगा उनका आप देखेंगे तो वो कम होता है, क्योंकि उनकी संख्या कम हो जाएगी, और जब आप उनका वेट करेंगे
या वजन तौलेंगे तो वो संख्या उत्पादकों से कम रहती है। फिर इस प्राथमिक उपभोक्ता खाने वाले जो मांसाहारी जीव हैं, मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारी दो होंगे, उनकी संख्या और कम हो जाएगी। आप देखते होंगे कि शेर, चीता, बाघ, इन सब की संख्या कम रहती है। तो ये संख्या के आधार पर जीव भार का पिरामिड बनता है। तो ये बहुत आसान है, इसको आप इस भाषा में समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम लोग तालाब में जब देखेंगे तो जीव भार का पिरामिड, तो उसमें क्या है कि आप जब किसी तालाब में या समुद्र में देखेंगे तो वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन है या जीव प्लैंक्टन है उनकी संख्या कम रहती है, उनका वजन कम रहेगा, लेकिन उनको खाने वाली जो छोटी मछलियाँ और हैं उनके थोड़ा सा वजन इनसे बढ़ जाएगा। लेकिन जो इनको भी प्राथमिक उपभोक्ता क्रस्टेशियन वगैरह खाने वाले हैं, मछलियाँ हैं या बड़ी मछली जो हैं, व्हेल हो गई, शार्क हो गई, इन सब का वजन बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, जीव भार का जो पिरामिड है उल्टा हमेशा बनेगा। तो आपको यहाँ पे वजन के हिसाब से देखना है। तो ये आपको संख्या का जो पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हैं, जिसमें आप जलीय और स्थलीय और मानवीकृत को ध्यान रखना है। फिर पिरामिड में देखना है कि ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार का होता है, तो यूनिडायरेक्शनल है, और कहाँ पे किस पिरामिड का कहाँ पे सीधा बनेगा और कहाँ पे उल्टा बनेगा। क्योंकि कभी कभी हम लोग को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि समुद्र में या पेड़ पौधों पर किस प्रकार के पिरामिड का निर्माण किया जाता है। तो तालाब में और हमेशा समुद्रों में, नदियों में, यहाँ पे जो पिरामिड है हमेशा उल्टा बनता है, पेड़ पर भी उल्टा बनेगा। तो आपको इन सब क्वेश्चंस को बहुत विशेष ध्यान से देखना है ताकि आपके प्रश्न गलत ना हो। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।